चल हो गया। ये क्या है? चालू हो गया। मालूम है पासवर्ड साहब, कुछ लगेगा ना फ़ोन करके पूछ लेना मेरे को, ठीक है? ये मैं फिर से चालू कर दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जरा हॉस्पिटल, जरा क्या पूरा जाऊँगा, ठीक है? चालू हो गया सब। ये क्या है? हाँ चालू। जैसे कि माइक लगा ऐसा लगा रहेगा ना, समझ जाएगा कि अच्छे से कनेक्ट हुआ है। हेलो 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 हेलो। एकदम स्ट्रेट लाइन आता है। यस मतलब ऑडियो एकदम क्लियर है, जब बोलेगा तभी आवाज़ आएगा, ठीक है? ये हो गया, ये चालू हो गया ना, ठीक है? कोई दिक्कत हो जाएगा, बंद कर देना, तेरा लैपटॉप ले लेना, ठीक है? कॉल कर देना मेरे को एक बार। यस सर। मैं निकलता हूँ, हम जाते हैं हॉस्पिटल, आते हैं, वो रुकेगा थोड़ा देर, तो चल जाइए, कोई दिक्कत ना हो। चले चल जाऊँ मैं गुप्ता? यस सर। मैं जाके उधर अपना बदली करके निकलता हूँ अस्पताल, लगेगा तो बोल फिर। यस सर। ये लड़की चल उधर, इधर चिल्लाएगी ना, बंदूक से मारूंगा, बोल रही। तो ना गुप्ता, इसको मैंने फ्लाइट मोड पर डाल रहा हूँ, जाते टाइम निकाल देना, नहीं तो क्या मम्मी को फ़ोन करने को जमेगा नहीं। ए इसको फ्लाइट मोड पे से निकाल देना, यस सर। देखा मम्मी को जमेगा नहीं। ए क्या है इधर, हल्का बोली से ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लाइट मोड पे डाल दिया। चल हो गया सब, कुछ लगा तो बोल, ठीक है? यस सर। अब हम देखेंगे एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो जो ये टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सिंपल है। सिंपल इसलिए क्योंकि इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आपने वो समझ लिया तो इसके आगे का टॉपिक आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। और वो प्रिंसिपल ऐसा है जो कि आपको ऐसा बोलता है कि जहाँ पे भी ज़्यादा प्रेशर होगा चीज़ें वहाँ से मूव होकर जहाँ पर कम प्रेशर होगा वहाँ पे पहुँच जाती है। मतलब अगर समझ लीजिए ऑक्सीजन का प्रेशर हमारे बॉडी के बाहर ज़्यादा है, हमारे बॉडी के अंदर कम है, तो वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के बाहर से क्या होगी, अंदर जाएगी हमारे बॉडी के। और उसके अपोजिट में अगर हमारे बॉडी के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर होकर हमारे बॉडी से, इसका प्रिंसिपल ऐसा है कि अगर ऑक्सीजन का प्रेशर हमारे बॉडी के बाहर ज़्यादा है और हमारे बॉडी के अंदर कम है तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बाहर कम है और हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से आउट होकर बाहर जाएगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब वो प्रेशर कितना ज़्यादा है, कैसे वर्क करता है, वो हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। और गैसेस एक्सचेंज का हमको देखना है साइट कहाँ पे होता है। साइट इन द सेंस, जो ये साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है वो क्या बताता है कि जो गैस का एक्सचेंज है वो कहाँ पर होगा। जो कि आप सभी को पता है कि गैस का एक्सचेंज तो मेनली दो जगह पे होता है। एक पहले बॉडी आती है, पहले जो गैस आया वो बाहर था, वो हमारे लंग्स में गया, मतलब लंग्स के अंदर एक्सचेंज हुआ। और दूसरा एक्सचेंज लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू पहले हार्ट में गया, और हार्ट के थ्रू हमारे पूरा होल बॉडी के अंदर गया। तो बॉडी क्या करती है, ब्लड से के अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेती है, यानी ऑक्सीजन ले लेती है। तो ईच एंड एवरी सेल के अंदर भी गैसेज एक्सचेंज होता है ब्लड से। तो जो पहला एक्सचेंज होता है वो होता है एट द लंग्स बिटवीन ब्लड एंड एयर, मतलब आउटसाइड का एयर और अंदर का ब्लड, इसके बीच में एक्सचेंज हुआ और गैस कहाँ पे आ गया, हमारे लंग्स के अंदर। बाद में वो लंग्स के थ्रू अपने हार्ट में गया, हार्ट के थ्रू हमारे पूरा होल बॉडी में गया। तो जो दूसरा एक्सचेंज होता है वो एट द टिश्यू लेवल होता है, जो कि ब्लड और हमारे ऑल बॉडी टिश्यू का जो बीच में होता है एक्सचेंज, वो होता है। अब इसके बाद में हम लोगों ने जो देखा है कि मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज क्या है, इस सिंपल डिफ्यूजन, मतलब डाउन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर पार्शियल प्रेशर, मतलब जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा वहाँ से चीज़ें मूव होकर जहाँ पर प्रेशर कम है वहाँ पे जाएगी। अब इसका स्कीमेटिक डायग्राम ये हम लोग अभी एक्सप्लेन करके देखेंगे कि जो पहला एक्सचेंज का साइट है, हम लोग उसको ऐसा डिवाइड कर लेते हैं कि जो पहला एक्सचेंज होता है वो यहाँ होता है, और जो दूसरा एक्सचेंज होता है वो इधर होता है, जो कि ये वाला जगह आपको दिख रहा है देखने के लिए। समझ में आ गया? तो जो पहला वाला वो था, तो पहला वाला जो एक्सचेंज हो रहा है वो एयर टू एल्वियोलर हो रहा है, मतलब लंग्स के अंदर हो रहा है। तो लंग्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि बाहर का प्रेशर ऑक्सीजन का क्या था बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा था, हमारे वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आया, और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 104, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है 40। तो वैसे बाहर का ज़्यादा, ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। तो ऑक्सीजन इन, वो लंग्स से हार्ट के अंदर गया, हार्ट के थ्रू पूरे के पूरे होल बॉडी के अंदर जाता है। तो होल बॉडी के अंदर कैसा होता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पहले कितना था 95 हमारे ब्लड के अंदर, और टिश्यू के अंदर कितना 40। तो ऑक्सीजन क्या होता है हमारे टिश्यू के अंदर पहुंच जाता है, ये ऑक्सीजन ऐसा मूव कर लिया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसका प्रेशर हमारे ब्लड के अंदर कितना 40, और टिश्यू के अंदर कितना है हमारे 45। तो वो क्या करता है, वो हमारे रिटर्न ब्लड के अंदर चले जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ हमारे टिश्यू के अंदर गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, टिश्यू के अंदर 45 दिख रहे हैं, और ब्लड के अंदर कितना है 40 है। तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और ये यहाँ के थ्रू हार्ट के थ्रू लंग्स में जाके एयर आउट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगा। ये था इसका गैस एक्सचेंज का स्कीमेटिक डायग्राम। अब हम देखेंगे कि इसका जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इसका हम लोगों ने एक्सचेंज तो देख लिया, दो साइड होता है, कैसे होता है वो भी देख लिया कि प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू होता है। जहाँ पे प्रेशर कम वहाँ पे चीज़ें पहुँच जाएंगी, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा वहाँ से चीज़ें निकलती है, और कम प्रेशर के यहाँ पे पहुँच जाती है। ये तो हम लोगों ने एक्सचेंज देखा था।
अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट इन द सेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन हम बाहर हवा के अंदर घूम रहा था, वो हमारे लंग्स के अंदर गया ऑक्सीजन के रूप में ही, वो हमारे क्या बोलते हैं ईच एवरी सेल के अंदर पहुंच गया ऑक्सीजन के रूप में ही। उसका जो फॉर्मेट होता है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो जाता कैसे, वो हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ऑक्सीजन इज कैरिड इन ब्लड इन टू फॉर्मेट। समझ में आ गया? वो दो फॉर्मेट कौन कौन से है? पहला है बाउंडेड टू हीमोग्लोबिन, जो सबसे ज़्यादा परसेंट है 97%, ऑलमोस्ट 100, उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 100 बट नॉट ऑल। मतलब 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है। जो हीमोग्लोबिन है हमारे बॉडी के अंदर ऐसा है, वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है और उसको पूरे बॉडी के अंदर लेके घूमते रहता है। तो ये 97% ऐसे ही हमारे पूरे बॉडी के अंदर घूमते रहता है ऑक्सीजन। और 3% डिजॉल्व इन वाटर और प्लाज्मा। और 3% क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रहता है वो हीमोग्लोबिन से बाउंड नहीं होता है, वो सारे के सारे हमारे ब्लड के अंदर ही डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इस टाइप में 97 और 3 ऐसे टोटल 100% हीमोग्लोबिन और ब्लड के अंदर डिजॉल्व होकर ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर पूरा घूमते रहता है। हीमोग्लोबिन इंक्रीजेज O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड अप टू 30 to 100 फोल्ड। जो हीमोग्लोबिन के वजह से ही हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 30 से 100% तक बढ़ते रहता है। कैसे? अगर किसी पेशेंट को अनीमिया है, अनीमिया वाले केस में क्या होता है, अगर उसको HB काउंट कम है, HB काउंट समझ लो 10 से भी कम है, 10 ग्राम परसेंट से, तो उसका हीमोग्लोबिन ही कम है, तो उसका जो O2 रहेगा कैरिंग कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगा। O2 कैरिंग कैपेसिटी कम तो हमको रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगे। लेकिन अगर HB का लेवल अगर मैं बोलूँ 12, 13, 14, 15 तक है तो उसका O2 HB ज़्यादा तो O2 भी ज़्यादा, O2 ज़्यादा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस O2 कैरिंग कैपेसिटी, तो हमारे बॉडी के अंदर O2 भी इतना ज़्यादा कैरिंग होगा। समझ में आ गया आप सभी को कि O2 और अपना ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा एज इन अनीमिया तो हमारा बॉडी का O2 कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही कैरिंग करने का काम करता है ऑक्सीजन को। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके पहले हम लोगों ने देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? इसका जो फॉर्म है, जिसे अपना ऑक्सीजन 2 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, एक तो हीमोग्लोबिन, दूसरा डिजॉल्व हो जा रहा था ब्लड के अंदर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट 4 टाइप में होता है। एक तो डिजॉल्व है, दूसरा ये भी हम लोग बोलते हैं उसको कार अमाइनो कंपाउंड, यानी हीमोग्लोबिन 1 और 4, ये तो ऑक्सीजन के जैसा ही है 1 और 4। जो सेकेंड और थर्ड है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन से डिफरेंट है। वो क्या है, एज इन कार्बोनिक एसिड निग्लिजिबल अमाउंट के अंदर। कार्बोनिक एसिड मतलब HNO3 के रूप में हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा सा वो कैरी करता है। H2CO3 सॉरी, कार्बोनिक एसिड जो बॉडी के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन है वो H2CO3 के रूप में भी 12 कार्बन के जैसा भी मूव होते रहता है। और थोड़ा सा मतलब निग्लिजिबल अमाउंट रहता है उसका अमाउंट थोड़ा सा कम ही है, जिसको हम लोग ना समझ सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट के अंदर जो ट्रेवल करता है, यानी 63%, ऑलमोस्ट मोर देन 50, उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, बाइकार्बोनेट फॉर्म। मतलब H2O जो हमारे बॉडी के अंदर क्या था, पानी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इसने मिलकर क्या बनाया, H2CO3 बाइकार्बोनेट बनाया। क्या बनाया इसने,
H2CO3, H2O और CO2 मिलकर बनाया। इसका फिर से एक क्लासिफिकेशन मतलब डिसोसिएशन हो जाता है H+ और HCO3-। तो कुछ H+ और कुछ HCO3- इस फॉर्म के अंदर हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, वो घूमते रहते हैं। H+ हो गया हमारा हाइड्रोजन आयन, HCO3- हो गया हमारा कार्बोनेट आयन। तो एज इन कार्बोनेट मेनली 63% या फिर 70% बोल सकते हैं उसको, इस फॉर्म के अंदर ट्रेवल होते रहता है। किसी किसी बुक के अंदर उसको परसेंटेज चेंज किया है, परसेंटेज हमको इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको समझना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन 50% किसके थ्रू होता है, कार्बोनेट आयन के जैसा, न कि हीमोग्लोबिन। ये तो हमको पता है कि ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के थ्रू घूमता रहता है, और ये भी हमको पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर कैरिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के लिए भी और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी। लेकिन ऑक्सीजन का कैरिंग सबसे ज़्यादा यानी ऑलमोस्ट 97% हीमोग्लोबिन करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कैरिंग वो नहीं करता है। वो एक अंदाजे 30% के लगभग करता है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ परसेंटेज है वो उसका अपना बाई कार्बोनेट फॉर्म के अंदर ही होता है। जैसे ये समझिए अपना सेल है, उसके अंदर ये CO2 है, ये CO2, ये पानी आ गया, उन्होंने HCO3 बनाया, HCO3- और H+ इस फॉर्म के अंदर वो घूम रहे थे, और ये ऐसे ही पूरा घूमते 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 हमारे बॉडी से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तो पहला फॉर्म था कि CO2 कैरिड इन RBC के अंदर जाता है। दूसरा फॉर्म था HCO3- डिजॉल्व इन प्लाज्मा एस कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट। और बाद में क्या आता है, कुछ परसेंटेज में क्या आता है, CO2 डिजॉल्व इन प्लाज्मा, जैसा कि हमारा ऑक्सीजन डिजॉल्व होकर प्लाज्मा के अंदर और बॉडी के अंदर घूमते रहता। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट का मीडियम CO2 और O2 का। ये भी वही बता रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कुछ परसेंट में हीमोग्लोबिन के थ्रू जा रहा है, 7% डिजॉल्व होके जाता है। ये जो परसेंटेज है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज हमको ये बताता है कि एक लमसम अमाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन मोर देन 50% हमको ये याद रखने का है कि इसका ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब जो कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन वो दो टाइप से होते हैं, एक होता है न्यूरल, दूसरा केमिकल। मतलब जो हमारा जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर कोई तो कंट्रोल भी करता है, और सबको पता है कि कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। लेकिन उसका दूसरा भी है, एक होता है केमिकल पार्ट होता है। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद में हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस को कम ज़्यादा करते हैं। अगर उसके हिसाब से अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो उसको वॉश आउट करने के लिए हमारा रेस्पिरेशन का जो रेट रहेगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसके अपोजिट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन हमारा बॉडी के अंदर वेल है तो हमारा जो क्वाइट रेस्पिरेशन चालू होता है वही चालू रहेगा। तो जो रेस्पिरेशन का जो कंट्रोल करता है वो हमको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा दो टाइप में है। पहला होता है न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम, दूसरा है केमिकल। ये दो टाइप से कंट्रोल होता है हमारा रेस्पिरेशन। अब हम लोग न्यूरल को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग केमिकल वाले को पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पहला होता है कि इन न्यूरल के अंदर न्यूरल और दूसरा केमिकल। अब न्यूरल के अंदर हम लोग देखने जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि जो पार्ट है वो पहला होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है पॉन्स, तीसरा होता है मेडुला। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके पार्ट्स कौन से होते हैं, ये हो गया सेरिब्रम, ये हो गया सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये हो गया सेरिब्रम, ये जो पार्ट है आपका, ये आपका सेरिब्रम। इसका जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है
कुछ वो भी कंट्रोल करता है। बाद में ये आपका सेरिबेलम था, सेरिबेलम के जो अपोजिट में रहता है वो क्या होता है, पॉन्स मेडुला, पॉन्स वेरुलाई। पॉन्स के अंदर भी कुछ तो कंट्रोल होता है। और उसके नीचे का जो पार्ट रहता है ये वाला, यहाँ हो गए, मतलब पॉन्स के नीचे जो वाला पार्ट है ब्रेन का, उसको बोलते हैं मेडुला, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो इसके अंदर भी कुछ तो कंट्रोल का सेंटर है जो कि रेस्पिरेशन का कंट्रोल करता है। इन द सेंस नर्वस सिस्टम के अंदर पहला सेरिब्रल, दूसरा पॉन्स, तीसरा मेडुला, ये तीनों के अंदर रेस्पिरेशन के कंट्रोल के सेंटर्स है। और जो दूसरा केमिकल रेगुलेशन था वो हमको रिसेप्टर के थ्रू देखने मिलता है। यानी जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स डिटेक्शन होगा वो रिसेप्टर के थ्रू होगा, और उसके हिसाब से वो बाद में आगे मैसेज भेजते हैं कि हमको रेस्पिरेशन कैसा रखने का है, रेगुलेशन कैसा रखने का है। समझ में आ गया आप लोगों को? यानी नर्वस का जो कंट्रोल है वो 3 जगह से हो रहा है। पहला था सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा पॉन्स, तीसरा मेडुला। और जो केमिकल रिसेप्टर, जो केमिकल रेगुलेशन था वो किसके थ्रू होता है, कीमो रिसेप्टर के थ्रू होता है। और कीमो रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, दूसरा होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर रहेंगे वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही रहते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर रहेंगे और हमारे पूरे बॉडी के अंदर रहेंगे वो होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। समझ में आ गया आप लोगों को दोनों का डिफरेंस और दोनों का मैकेनिज्म? अब हम लोग न्यूरल जो कंट्रोल है उसको डीप में देखने की कोशिश करेंगे। तो जो न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग है वो मेन कंपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमिक रेस्पिरेशन आर लोकेटेड इन मेडुला। मतलब जो मेन जो है वो पूरे बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन जो उसका जो मेन पार्ट है वो अपना मेडुला है। और स्पॉन्टेनियस रिदमिक डिस्चार्ज ऑफ मेडुलरी न्यूरॉन्स इज मॉडिफाइड बाय पॉन्स। अब हमको पॉन्स भी मिल गया और मेडुला ऑब्लांगाटा भी मिल गया। ये दोनों भी क्या करते हैं, उन लोग उसको जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। अब हम लोग पॉन्स के अंदर कौन कौन सा सेंटर है और मेडुला के अंदर कौन कौन सा सेंटर है उसको देखने की कोशिश करेंगे। जो पॉन्स के अंदर है उसका 2 सेंटर है, पहला है न्यूमोटेक्सिक और दूसरा है एपनियोस्टिक सेंटर। न्यूमोटेक्सिक और एपनियोस्टिक सेंटर ये 2 कहाँ के सेंटर है, अपने पॉन्स के। और जो मेडुला के हैं, मेडुला के जो 2 सेंटर थे उसको बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन या फिर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ये प्री बॉटिंजिनर कॉम्प्लेक्स, इसको आप छोड़ दीजिए। अपने को जो मतलब का है वो क्या है, डॉर्सल रूट ऑफ रेस्पिरेटरी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ये कहाँ के हैं, मेडुला के हैं। ये हमको देखने का है। इन शॉर्ट हम लोग ने अभी क्या क्या देखा कि जो न्यूरल है, न्यूरल के अंदर जो न्यूरल कंट्रोल है वो हमको 2 जगह से देखने को मिला, पहला पॉन्स, दूसरा मेडुला। पॉन्स के अंदर भी क्या क्या देखने को मिला, एपनियोस्टिक सेंटर और न्यूमोटेक्सिक सेंटर। मेडुला के अंदर कौन कौन से सेंटर देखने मिले, डॉर्सल रूट ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और वेंट्रल रूट ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, DRG VRG और एपनियोस्टिक और अपने न्यूमोटेक्सिक। ऐसे 4 सेंटर हम लोग को पूरे पूरे मिल गए जो कि अपना रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। ये हो गया न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये डायग्राम के अंदर हमको और भी डीप में समझने को मिलेगा कि जो न्यूरल कंट्रोल है उसके अंदर वॉलेंट्री जो है, अब हम लोगों ने कॉर्टेक्स वाला ही पढ़ा था कि कॉर्टेक्स के अंदर भी कुछ तो होता है। जो कॉर्टेक्स के अंदर जो रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, वॉलेंट्री। मतलब हम लोग, मैं चाह के अपना रेस्पिरेशन बढ़ा लिया, मैं चाह के अपना रेस्पिरेशन कम कर लिया, ये जो रेट है वो हम लोग जो चाह के कर पा रहे हैं वो कॉर्टेक्स के वजह से हो पा रहा है। लेकिन जो ऑटोनॉमिक है, ऑटोमेटिक है, जो हमारे जो हमको पता नहीं चलता है वो कहाँ से रेगुलेट होता है, वो मेडुलरी और पॉन्स से होता है। पॉन्स से हम लोगों ने पढ़ा था पहले से, न्यूमोटेक्सिक सेंटर और एपनियोस्टिक सेंटर।
और मेडुला के अंदर क्या होता है, DRG VRG, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, इसके अंदर होता है हमारा मेडुला के अंदर रेस्पिरेशन का कंट्रोल। अब इसका एक ये भी डायग्राम हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो न्यूरल रेगुलेशन वो होता कैसे है। समझ लीजिए कि ये हमारा ब्रेन है, वहाँ पर एक पॉन्स है, पॉन्स के अंदर ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स है। कौन कौन से, एपनिस्टिक सेंटर और निमोटेक्सिक सेंटर। मेडुला के अंदर कौन कौन से सेंटर है, DRG और VRG। इनसे कुछ तो नर्व सप्लाई आया, पहले उनको इनपुट मिलता रहेगा। इनपुट हमारे किसी भी ऑर्गन से मिल सकता है। समझ लीजिए कि लेट से हमारे हार्ट ने बताया कि हमारे जो हार्ट के अंदर रिसेप्टर्स से वहाँ पे पता चल रहा है कि हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो गया है। तो वो मैसेज कहाँ पे जाता है, पहले पॉन्स और मेडुला के अंदर जाता है, और वहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रिगर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कर देता है हमारे कहाँ का, चेस्ट के मसल का। तो हमारा जो रेस्पिरेशन रहता है वो मॉड्यूलेट हो जाता है। तो इंटरकोस्टल नर्व्स वगैरह जो रहते हैं वो हमारा रेस्पिरेशन बढ़ा देते हैं, जो कि इंटरकोस्टल मसल्स को भी सप्लाई जाता है और डायफ्राम को भी जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, दोनों मसल्स हमारे रेस्पिरेशन को मदद करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को। अब हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल रेगुलेशन ऑफ अपना रेस्पिरेशन सिस्टम। तो केमिकल रेगुलेशन हम लोगों ने देख लिया था, ये कैसे होता है। जो केमिकल्स को रिसेप्टर हमारे पूरे बॉडी के अंदर रहते हैं, वो केमिकल्स को डिटेक्ट करते रहते हैं। अगर केमिकल इन द सेंस जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म के अंदर हमारे बॉडी के अंदर घूम रहा था, कार्बोनेट के फॉर्म में घूम रहा था, HCO3-। अगर पूरे बॉडी के अंदर HCO3- इसका लेवल बढ़ जाएगा तो इसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ तो रिसेप्टर है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि सेंट्रल के अंदर रहेंगे तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, पेरिफेरी में रहेंगे तो उसको बोलेंगे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ये डिटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो गया है। और कुछ कुछ रहते हैं जो बताते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है, जिसे हाइपोक्सिया वगैरह रहता है। हम लोग जब हाई एल्टीट्यूड पहाड़ वहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन का लेवल क्या रहता है, बाहर कम रहता है। हमारे ऑक्सीजन का जो अंदर का लेवल हो जाता है वो भी अपने आप कम होने लग जाता है। तो उस टाइम भी केमिकल जो चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए कीमो रिसेप्टर है, वो कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। कहाँ पर, मेडुला, और मेडुला के अंदर जो इंस्पिरेटरी सिस्टम है उनको, और बाद में वो क्या करते हैं, अपने रेस्पिरेटरी रेट को चेंज कर देते हैं। जैसे समझ लीजिए ऑक्सीजन कम हुआ तो भी कीमो रिसेप्टर इन कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज, जो अपना कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी यहाँ पे जो कीमो रिसेप्टर्स है वो क्या ट्रिगर हुए और इन्होंने रेस्पिरेशन का इंक्रीजेस रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब जो रेस्पिरेशन का रेट रहेगा और उसका डेप्थ रहेगा उसको बढ़ा देंगे तो हमारा रेस्पिरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी हमारा जो पीएच रहता है वो कम हो जाता है, और कभी कभी जो ये है अपना कार्बन डाइऑक्साइड उसका लेवल बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना और पीएच कम होना ये दोनों भी सेम चीज़ है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो उस टाइम पे दो चीज़ें होती है, एक होता है H+ और HCO3-, ये दोनों भी चीज़ बढ़ता है जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। और पीएच कम हो रहा है इसका मतलब क्या, एसिडिटी बढ़ रही है। एसिडिटी मतलब H+ आयन हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जब H+ आयन बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कीमो रिसेप्टर मेडुला के अंदर वो भी जाग जाते हैं और वो क्या करते हैं, इंस्पिरेशन को हेल्प कर देते हैं। उसके बाद में मोर ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। यह हो गया हमारा केमिकल रेगुलेशन ऑफ हमारा रेस्पिरेशन। अब कौन कौन से चीजें हैं, सिचुएशन है उसको हम लोग देखेंगे। चेंजेस इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड विच स्टिमुलेट कीमो रिसेप्टर। वो कौन कौन से सिचुएशन है जिस टाइम पे हमारा जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा वो चेंज हो जाएगा और हमारा ट्रिगर करेगा किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। वो है पहला हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन रहेगा वो कम रहेगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया। तो
वो केस में। दूसरा हाइपर कैपनिया, आप सभी को पता है ऑक्सीजन कम हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो दोनों भी केस में हमारा बॉडी क्या रहेगा, शांत नहीं बैठेगा, वो रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर करेगा, चेंज करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगा। और तीसरा इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मैंने आपको बताया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो उस टाइम पे H+ आयन भी बढ़ता है, सभी को पता है कैसे। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ में एक कंपाउंड बनाया वाटर के साथ में, तो बन गया H2CO3। H2CO3 क्या है, अनस्टेबल, जो कि डिसोसिएट हो जाता है H+ और HCO3- में। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से H+ आयन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तो ऑल सिचुएशन में या तो दो चीज हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। टाइप ऑफ कीमोरेसेप्टर आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। जो सेंट्रल में रहेंगे उसको सेंट्रल कीमोरेसेप्टर, जो पेरिफेरी में रहेंगे उसको पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि वो हमारे डे टू डे लाइफ से मैच करता है। हमारा जो इमरजेंसी जो सिचुएशन हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, चेस्ट फिजिशियन जो रहते हैं उनके लिए जो इमरजेंसी होती है वो यही होती है कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हम लोग कैसे जब जरूरत पड़ेगी तो वो दे। जैसे जिस टाइम पे हमारा रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली बंद हो गया है उस टाइम पे रेस्पिरेशन हम लोग बाहर से कैसे दे सकते हैं, आर्टिफिशियली कैसे दे सकते हैं। जो अंदर से होता है वो तो नेचुरल होता है, लेकिन हम लोग जो बाहर से करवाएंगे वो होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का एक दूसरा बेस्ट टाइप क्या है मालूम है, वो है वेंटिलेशन। जो वेंटिलेटर लगा के रखते हैं, बोलते हैं ना कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, मतलब क्या है, वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पे है। वो खुद से मैनुअली नेचुरली ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसको बाहर से मशीन लगा देते हैं जिसके थ्रू वो क्या करता है, सांस ले पाता है। लेकिन अगर पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, उसको वेंटिलेटर लगाना है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, उसको डॉक्टर ही वेंटिलेटर लगाएगा। लेकिन अगर समझ लीजिए वो कहीं घर पे है, नहीं तो कहीं अपने हॉस्पिटल से दूर है, तो उस टाइम पे उस टाइम पे भी तो उसको सांस लेने की जरूरत है ना। तो उस टाइम पे अगर फेल हो जाता है सांस लेने में तो उस टाइम पे हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे उसकी जान बच जाए, उसको हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे जिसका नाम है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड वेन एवर देयर इज एन अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग। जिस टाइम पे कोई भी पर्सन, कोई भी मेल फीमेल, कोई भी अगर सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, उस टाइम पे उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ता है विदाउट कार्डियक फेलियर। लेकिन उसका जो दिल की धड़कन हो, नफ्स हो, जो उसका पल्स हो वो चालू रहे, लेकिन उसको सांस नहीं ले पा रहा तो उस टाइम पे हम लोग उसको क्या देंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग अकर इन फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है जिसके अंदर हमको अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग देखने को मिलेगा, वो है पहला एक्सीडेंट, ड्राउनिंग, एक्सीडेंट हो जाएगा कहीं पे, नहीं तो कहीं पे ड्राउनिंग वगैरह केस दे रहेगा तो उस टाइम पे भी हमको देखने को मिलता है। कोई पानी में डूब जाता है तो भी नहीं सांस ले पाता है। गैस पॉइजनिंग, कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहाँ पे पॉइजनिंग रहेगा उस टाइम पे भी हमको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग गया तो उस टाइम पे भी रेस्पिरेटरी मसल पैरालाइज हो जाता है जिसके वजह से हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं। नहीं तो कभी कभी भूल दे देते हैं एनेस्थीसिया के बाद में जो हमारा रेस्पिरेटरी मसल रहता है वो पैरालाइज हो जाता है जिसके वजह से हमारा चेस्ट का जो मूवमेंट रहता है वो नहीं हो पाता है और हम लोग क्या हो जाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये हो गया सिचुएशन सिनेरियो जिसके अंदर हम लोग सांस नहीं ले पाते। तो उसके मेथड क्या है हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की, वो देख लेते हैं हम लोग। मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप। पहला है मैनुअल, दूसरा है मैकेनिकल। जो मैनुअल है वो हम लोग हॉस्पिटल के बाहर करते हैं, मैकेनिकल है वो है हमारा वेंटिलेटर मशीन जो भी हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर, तो वो जो मशीन है वो हो गया मैकेनिकल, जो कि हमारे हॉस्पिटल सेटअप के अंदर ही हमको देखने को मिलेगा, बाहर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कोई पेशेंट ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल के अंदर उसका सांस लेना बंद हो जाता है, वो पहले बीमार पड़ता है रोड पे, घर पे, तो उस टाइम पे रोड से घर से उसको हॉस्पिटल लेके जाने तक में
आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का जो मैनुअल मेथड है वो हमको जानना पड़ेगा, वो हम लोग आउटसाइड हॉस्पिटल देखते हैं। आउटसाइड हॉस्पिटल अब जो मैनुअल मेथड है वो हम लोगों ने देख लिया, दो टाइप का होता है। माउथ टू माउथ, मतलब जो हम लोग मूवी के अंदर देखते हैं कि अगर कोई मेल तो फीमेल, मोस्टली हम लोग मूवी के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक फीमेल है जो कि पानी में डूब गई है, अब उसको सांस लेने नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो रेस्पिरेटर रह गया उसके अंदर पूरा पानी भर गया है। तो उस टाइम पे नहीं तो वो बेहोश हो जाती है। तो उस टाइम पे एक हीरो आता है, वो उसका पेट दबाता है, पूरा पानी बाहर निकालता है पहले, और फिर माउथ टू माउथ उसको रेस्पिरेशन देने की कोशिश करता है। तो उसको बोलते हैं, वो हो गया अपना माउथ टू माउथ मेथड। और दूसरा जो मेथड है वो हो गया हॉलगर नील्सन मेथड। हॉलगर नील्सन मेथड हमको जल्दी मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इतना ज़्यादा वो रोमांटिक नहीं है। जो पहला मेथड है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, माउथ टू माउथ मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्सन है, उसको हम लोग सेफ्टी जगह पे लिटाएंगे, वहाँ पे उसका जो रेस्पिरेटरी पैसेज रहेगा उसको साफ करेंगे, और फिर उसका जो चिन रहेगा उसको नीचे करेंगे, उसका जो मुंह रहेगा वो वाइडली स्पेस होना चाहिए, उसके अंदर बीच में टंग जो रहेगा ज़्यादा अंदर ना फॉल हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो टंग अगर अंदर फॉल हो गया और वो सो जाए तो उसका रेस्पिरेटरी पैसेज जो रहेगा पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो जो उसका माउथ रहेगा उसको टंग को बचाते हुए अपने मुंह से उसके मुंह के अंदर हवा देना है। हवा इन द सेंस कार्बन डाइऑक्साइड देना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, जब हमने मतलब रेस्क्यूअर कोई बचाने वाला अपने मुंह से जब कार्बन डाइऑक्साइड किसी सामने वाले ऑक्सीजन पर्सन के अंदर डालता है, तो उस सामने वाले पर्सन के अंदर जो बीमार है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो उस टाइम पे जो पेरिफेरल और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर थे वो एक्टिव हो जाते, वो ट्रिगर करते रेस्पिरेटरी सिस्टम को पॉन्स और मेडुला के अंदर, और हमारा रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन चालू हो गया। मतलब पहले रेस्पिरेशन बंद हो गया था, उस टाइम पे हम लोगों ने उसको माउथ टू माउथ या फिर हॉल्जर-नील्सन मेथड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड दिए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा, लेवल बढ़ने के बाद में उसका जो पॉन्स और मेडुला के अंदर सेंटर्स थे वो एक्टिव हुए, और हमारा जो उसका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग का जो मोटो था वो अचीव हो गया। कैसे? उसका रेस्पिरेशन चालू हो गया। इसके अंदर फर्स्ट एडर मस्ट टेक अप द कन्वीनियंट पोजीशन सच एज लाइंग एंड नीलिंग। उसको कन्वीनियंट पोजीशन पे लेके आने का, उसका चेस्ट वगैरह दबाने का, चेस्ट एयर क्लियर करने का, और बाद में उसको माउथ टू माउथ क्या करने का, ब्रीदिंग देने का। ये उसका ओपन द माउथ वाइड एंड टेक अ डीप ब्रेथ। ये उसका माउथ टू माउथ मेथड का स्टेप्स, जो कि आपको ज़्यादा ये हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सभी को मालूम है। जैसे कोई भी पेशेंट है उसको फ्लैट जगह पे, कंफर्टेबल जगह पे, पोजीशन पे लिटाने का, उसका रेस्पिरेटरी पैसेज जो रहेगा उसको क्लियर करने की कोशिश करने का, जिससे अगर वो कोई सामने वाला पानी में डूब गई है तो उसको पेट दबा के पहले पानी बाहर निकाल दो। फिर जैसे आपने देख लिया कि उसका रेस्पिरेटरी पैसेज जो है क्लियर हो गया है, उसके बाद में माउथ टू माउथ पैसेज के थ्रू उसका जो ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, उसको हम लोग उसके सेंटर में डालने का, बॉडी में डालने का। और ये हॉल्जर-नील्सन मेथड है जिसके अंदर हमको अपने मुंह से दूसरे सामने वाले मुंह के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके स्टेप्स में होता है कि उसको हम लोग माउथ टू माउथ मेथड में हम लोग सामने वाले आदमी को पीठ के बगल सुलाते हैं, जिसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में नहीं, हॉल्जर-नील्सन मेथड में हम लोग उसको प्रोन पोजीशन में सुलाएंगे, मतलब उसको सर के बगल सुलाएंगे। जैसा कि आपको इस इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है कि एक आदमी है वो बेहोश हो गया है, तो दूसरा आदमी उसको पीठ के बगल नहीं, पेट के बगल सुलाया है, और फिर उसका पीठ दबा रहा है, फिर उसको यहाँ से ऊपर की तरफ खींच के उसने उसका क्या बोलते हैं, जो केमोरिसेप्टरी का जोन था, जो उसके रेस्पिरेटरी जो उसके कीमो रिसेप्टर्स थे उनको एक्साइट किया और उसके रेस्पिरेशन में मदद किया, और लास्ट स्टेप में उसके बैक को दबाने का।
बैक को दबाने का, बैक को मसाज करने का, ये है हॉल्जर-निल्सन मेथड। ये आपको याद रखने का है, ये ज़्यादा डीप में नहीं है। अब जो अगला टॉपिक आ जाता है उसका नाम है एक्सपाइजिया। एक्सपाइजिया के अंदर हमको जो देखने को मिलता है उसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सपाइजिया मतलब होता है अ कंडीशन इन विच द लंग डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ एयर फॉर ब्रीदिंग। जब हमारे बॉडी को, हमारे लंग्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उस टाइम के कंडीशन को बोलते हैं एक्सपाइजिया। आप सुने एक्सपाइजियल डेथ सुना रहेगा, इसे डेथ हो जाती है, एक्सपाइजियल डेथ। इसका मतलब हो गया कि उसको, जो सामने वाला पर्सन है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, इसके वजह से वो मर पाया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का जो डिमांड रहता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इफ दिस कंडीशन कंटिन्यूज फॉर सम मिनट, मतलब अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, ब्रीदिंग एंड हार्ट एक्शन स्टॉप एंड डेथ अकर, जिसको बोलते हैं एक्सपाइजियल डेथ। एक्सपाइजिया कैन बी इंड्यूस्ड बाय चोकिंग, ड्राउनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक इंजरी और इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक एजेंट। ये सारे जितने भी चीज़ें, चोकिंग मतलब जो रेस्पिरेटरी पैसेज रहता है उसके अंदर कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन चले जाना। जैसे अगर मेरा RS है, नोज फेरिंग्स क्लेरिंग, इसके अंदर कुछ मटेरियल चले गया, कोई कांटा चले गया, कोई पत्थर चले गया, कोई कॉइन चले गया, तो क्या हो जाता है, चोकिंग हो जाता है। ड्राउनिंग मतलब पानी भर जाता है रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर। शॉक के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी में जो मसल रहते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, इंजरी वगैरह हो जाता है, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस वगैरह। उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारा हम सांस नहीं ले पाते और हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है अच्छे से। इस इमेज में मैंने आपको ये जो चोकिंग है इसका एक फोटो दिखाया है, जिसके अंदर आप देखने को मिल रहा है कि ये जो पर्सन है इसको चोक किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है, ये सामने वाला पर्सन कर रहा है, उसका गला दबा के। जब आप बाहर से गला दबाते हैं तो उस टाइम पे मेनली क्या होता है, जो आपका जो विंड पाइप है, ट्रकिया आता है, वो दब जाता है, जिसकी वजह से आप सांस अंदर नहीं ले पाते हो। और आप सांस अंदर नहीं ले पाए तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिल नहीं पाता है और उसकी वजह से डेथ हो जाती है। जो अगला टॉपिक है वो है हाइपोक्सिया। हाइपो यानी कम, हाइपो मतलब कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का लेवल हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज डिफाइंड एज रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। जब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन का लेवल कम मिल पाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोक्सिया। मतलब स्टार्टिंग क्या होता है, ऑक्सीजन कम मिलता है तो हाइपोक्सिया हो गया, लेकिन बहुत कम मिल गया तो उस टाइम पे एक्सपाइजिया हो गया, बहुत कम। मतलब इतना कम कि वो जिंदा भी नहीं रह पाएगा, और इतना कम कि वो जिंदा रह पाए तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन कम, दैट इज हाइपोक्सिया, और बहुत कम तो ये हो गया एक्सपाइजिया। दोनों केस में हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन रहता है वो लेवल कम हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्टर हाइपोक्सिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। पहला है हाइपोक्सी हाइपोक्सिया। हाइपोक्सी हाइपोक्सिया मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो कम है। क्यों? क्योंकि बाहर ही ऑक्सीजन कम है। हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर ही ऑक्सीजन कम है, इसलिए हमारे बॉडी का ऑक्सीजन कम है। समझ लीजिए, जब मैं हाई एल्टीट्यूड पे जाता हूँ, मैं किसी माउंटेन वगैरह पे जाता हूँ तो उस टाइम पे पहले से ऑक्सीजन कम रहता है वहाँ पर इन्वायरमेंट के अंदर, तो हमको ऑक्सीजन भी कम मिलता है। तो उस टाइम पे जो हाइपोक्सिया होता है उसको बोलते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। तो ये कहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है, माउंटेन वगैरह में। और जो अनेमिक हाइपोक्सिया है वो हमको अनीमिया की वजह से, क्योंकि जब HB काउंट कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम मतलब ऑक्सीजन कम, मतलब हाइपोक्सिया। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, समझ लीजिए कि हमारा ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजन वगैरह लेके जाता है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, लेट्स से यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो ये जो ऑक्सीजन है ये वो जा पा रहा है क्या आगे, वो यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया इस वाले जगह पे,
तो ये वाले जो यहाँ पे ऑक्सीजन तो था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। तो ये क्या हो गया? स्टेग्नेंट हाइपोक्सिया, मतलब वो रुक ब्लड वेसल के अंदर, नहीं तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन है वहाँ पे रुक जाने की वजह से जो हाइपोक्सिया हो गया, वो हो गया स्टेग्नेंट हाइपोक्सिया। और जो चौथा होता है वो होता है हिस्टोटॉक्सिया हाइपोक्सिया। हिस्टो मतलब होता है सेल, टॉक्सी मतलब सेल नहीं ले पा रहा है। जब सेल ही नहीं ले पा रहा है ऑक्सीजन, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा। जैसे कोई कोई केस रहता है जिस टाइम पे बोलते हैं हम लोग कि गैंग्रीन वगैरह बनता रहता है, जब सेल्फ डिग्रेडेशन होता रहता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये सेल है ये अपने आप को किल करना चाहता है। तो उस टाइम पे ये कोई भी न्यूट्रिएंट जो भी हमको लगते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये किसको भी नहीं लेगा। नहीं तो ऑक्सीजन भी लगता है तो उसको भी नहीं लेगा। तो वो क्या कर रहा है, हमारे अपने बॉडी के अंदर, अपने सेल के अंदर, अपने इनसाइड कोई भी चीज़ आने नहीं दे रहा है सेल। तो उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक, मतलब जो सेल है वही टॉक्सिक हो गया है। जो सेल है, सेल के अंदर कोई भी चीज़ मटेरियल आ नहीं पा रहा है, तो ये क्या हो गया, वो हिस्टोटॉक्सिक। ये कब देखने मिलता है अपने को? गैंग्रीन वगैरह केस में। जब गैंग्रीन हो जाता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर, नहीं तो कहीं पे भी हमारे एक पार्ट के अंदर, उस टाइम पे जो सेल रहते हैं वो इसलिए मरते हैं क्योंकि उनके अंदर जो ऑक्सीजन रहता है वो जाने का रास्ता ही नहीं रहता है। उसके रिसेप्टर, उसके चैनल्स ब्लॉक हो गए रहते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे इसका ऑक्सीजन का रिसेप्टर है, तो गैंग्रीन बनने के टाइम पे क्या हो जाता है, अपना बंद हो जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर बंद तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा, तो ये क्या हो गया, सेल मर जाएगा। अब इस डायग्राम के अंदर हम लोग चारों टाइप के एक्सपाइजिया को नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। जो कि पहला था हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, मतलब ये आदमी का ये किसी पर्सन का बॉडी है, यहाँ पर ऑक्सीजन ही कम है उसके आजू बाजू, तो ये पहला हो गया हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया मतलब बाहर का ऑक्सीजन ही कम है। ये कब माउंटेन वगैरह में देखने मिला। दूसरा, ऑक्सीजन अगर बाहर अच्छा है, लेकिन वो क्या रहा है, हमारे रेड ब्लड मतलब जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल ही नहीं है उनको लेके जाने के लिए, तो ये क्या हो गया अनीमिया वाले केस में। अनीमिया वाले केस में मतलब क्या हो गया, ये अपना अनीमिया, अनीमिया वाले केस में अपने को हाइपोक्सिया देखने को मिला था। बाद में स्टेग्नेंट हाइपोक्सिया, मतलब जो उसका ब्लड वेसल्स था वो नैरो हो गया, जिसके वजह से हमको ऑक्सीजन आगे नहीं जाने को मिलता है। यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया स्टेग्नेंट हाइपोक्सिया। और कभी कभी जो हमारे ऑर्गन्स रहते वो ऑक्सीजन लेने से मना कर देते हैं, तो वो कौन सा टाइप का हाइपोक्सिया हो गया, वो हो गया हमारा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ऐसे टाइप के हम लोगों ने 4 टाइप के हाइपोक्सिया पूरे पढ़ लिए यहाँ पे। पहला है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, दूसरा अनेमिक हाइपोक्सिया, तीसरा स्टेग्नेंट हाइपोक्सिया, चौथा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इस प्रकार से हमारा हाइपोक्सिया ये टॉपिक भी कवर हो जाता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। जो हमने पढ़ा उसका जो फ्रूट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी पल्मोनरी फंक्शन है, मतलब जो हमारा रेस्पिरेशन है, उसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे कि ये नॉर्मल है कि नहीं है। कोई आदमी बोल रहे हैं उसको सांस लेने में तकलीफ है, तो उसको किस प्रकार की तकलीफ हो सकती है, इसको जब असेसमेंट होता है आईसीयू नहीं तो ओपीडी वगैरह में, वो इसके आधार पर करते हैं हम लोग, ये टेस्ट वगैरह करते हैं। एक जो चेस्ट फिजिशियन होता है, एक आईसीयू कंसल्टेंट होता है, वो इसका बहुत ज़्यादा यूज करता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो लंग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसको हम लोग लंग फंक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं। जो लंग फंक्शन टेस्ट आर ऑफ 2 टाइप, पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है ये रुका हुआ, डायनामिक मतलब जो हमेशा चेंज होता रहेगा, मतलब थोड़ा सा मोशन है, मूवमेंट है, चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं डायनामिक।
तो स्टैटिक जो फंक्शन लंग फंक्शन टेस्ट है वो कौन कौन से होते हैं, लंग्स वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी। जहाँ पे भी हमको लंग्स वॉल्यूम की बात होगी, लंग्स कैपेसिटी की बात होगी, वो क्या हो गया हमारे स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट। और जो दूसरे हमको देखने को मिल रहा है डायनेमिक, जहाँ पर हमको मतलब बोला जाएगा कि आप फोर्स लगाइए, जो थोड़ा चेंज रहेगा वो हमको डायनेमिक के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि पहला है फोर्स वाइटल कैपेसिटी, यहाँ पे तो लंग की कैपेसिटी थी, लेकिन फोर्स जब कैपेसिटी आ जाएगा ना तो वो डायनेमिक हो जाएगा। दूसरा होता है फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, यहाँ पे लंग वॉल्यूम तो था, लेकिन यहाँ पे क्या है डायनेमिक के अंदर फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम फोर्स है। बाद में क्या है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो, मतलब ये जो 3 टेस्ट है ये किसके अंदर आ जाते हैं, डायनेमिक के अंदर। और जो ऊपर के 2 थे लंग वॉल्यूम लंग कैपेसिटी, वो किस में आ जाते हैं, स्टैटिक के अंदर आ जाते हैं। अब हम लोग ईच लंग को जो टेस्ट है उसको पढ़ने वाले हैं डीप के अंदर। फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट थे वो 2 टाइप के हैं। पहला है स्टैटिक, दूसरा है डायनामिक। स्टैटिक के अंदर भी 2 टाइप है, एक है लंग वॉल्यूम, दूसरा है लंग कैपेसिटी। और डायनामिक के अंदर 3 टाइप है, फोर्स वॉल्यूम, फोर्स कैपेसिटी, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो। समझ रहे हैं आपको, यहाँ पे भी वॉल्यूम था, यहाँ पे भी वॉल्यूम, यहाँ पे भी कैपेसिटी था, यहाँ पे भी कैपेसिटी, और तीसरा एक्स्ट्रा है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो। अब जो दोनों का मेजर डिफरेंस है स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट और डायनामिक का, वो क्या है अब हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट आर बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ एयर दैट फ्लोज इनटू और आउट द लंग, इन और आउट ऑफ लंग, ऐसा है। मतलब जो स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट है उसके अंदर हमको सिर्फ ये देखना रहता है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है और कितना उसके बाहर जा रहा है। दिस टेस्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन द रेट, जहाँ पर रेट का डिपेंड नहीं रहता है कि किस रेट से जा रहा है, सिर्फ कितना जा रहा है हमको ये देखने का है, लेकिन रेट नहीं देखने का है। मतलब हमको अमाउंट देखने का है, वॉल्यूम देखने का, वॉल्यूम नॉट ऑन रेट, जिसके अंदर रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, वो हो गया हमारा स्टैटिक। लेकिन डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट आर बेस्ड ऑन टाइम, दैट इज रेट, कितने रेट से हवा आ रहा है बाहर जा रहा है। मतलब मैं बोलूँ कि अगर 500 ml ऑफ एयर हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है तो ये स्टैटिक है। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि 500 ml ऑफ ब्लड है, और सॉरी 500 ml ऑफ जो एयर है वो हमारे बॉडी के अंदर पर मिनट आ रहा है, जो 6 लीटर ऑफ एयर है वो एक्सचेंज हो रहा है पर मिनट हो रहा है, तो ये रेट जो है वो रेट की जो चीज़ है वो हो जाएगा हमारा डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट। और जो मैं सिर्फ वॉल्यूम बताऊंगा जहाँ पे रेट की बात नहीं होगी वो होगा हमारा स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट। दिस टेस्ट इंक्लूड फोर्स वाइटल कैपेसिटी, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम एंड पीक एक्सपिरेटरी फ्लो। अब ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, नहीं तो प्रैक्टिकल पॉइंट से भी हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझ के लेते हैं। इस साइड में हमारे टोटल क्या है, लंग्स वॉल्यूम है, एक साइड में हमारे पूरे लंग कैपेसिटी है। ये डायग्राम है ये क्या बताएगा हमको, स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट। इस साइड का पूरा क्या है, वॉल्यूम है, इस साइड का पूरा क्या है, कैपेसिटी है। समझ आ गया। अब पहला वॉल्यूम है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, दूसरा है टाइडल वॉल्यूम TV, तीसरा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, चौथा है रेसिडुअल वॉल्यूम RV। ये क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी नाम समझ लीजिए। स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट के अंदर जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम वाले के अंदर क्या क्या आ गया अपना, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम RV, ये 4 वॉल्यूम आ गए। और जो कैपेसिटी है,
कैपेसिटर के अंदर क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। इसके अंदर भी 4 आ गए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। ये हो गया हमारे कैपेसिटी के अंदर 4 पॉइंट। तो जो स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट है उसके अंदर मेन 2 पार्ट थे, लंग वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी। लंग वॉल्यूम के अंदर टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। कैपेसिटी के अंदर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। ये 4 कैपेसिटी है। अभी क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये आपको डायग्राम के अंदर देखने को मिलता रहेगा। ये कोई तो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आप देखते रहेंगे मार्किंग है 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। ये क्या है, लंग्स वॉल्यूम इन ml, मतलब 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर ऐसा है। तो टाइडल वॉल्यूम कितना बताया गया है, टाइडल वॉल्यूम है अपना 500 ml। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है क्वाइट रेस्पिरेशन। जब हम लोग कन्वर्सेशन वगैरह करते रहते हैं, कोई बातचीत करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, जब हमको अनकॉन्शियस रहते हैं रेस्पिरेशन के लिए, उस टाइम पे जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज होता है वो हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml, आधा लीटर। दूसरा है कि अगर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर आता है कि जो मैं रेस्पिरेशन कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो और कितना एयर एक्स्ट्रा ले सकता हूँ टाइडल वॉल्यूम के अलावा। तो समझ लीजिए ये मेरा क्वाइट रेस्पिरेशन है, तो उस टाइम पे अगर मैं ऐसा करके मैक्सिमम एयर लेने की कोशिश किया तो कितना एयर अंदर लिया, वो जो अमाउंट ऑफ एयर है वो आ गया हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इंस्पिरेशन के लिए रिजर्व वॉल्यूम कितना है, वो है हमारा 3100 ml। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब वही सेम कि मैं फोर्सफुली कितना एयर एक्सपायर्ड कर सकता हूँ। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर मैं फोर्सफुली कितना एयर इंस्पायर्ड कर सकता हूँ, अंदर ले सकता हूँ। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर मैं फोर्सफुली कितना एयर एक्सपायर्ड कर सकता हूँ। जैसे मैं एयर एक्सपायर्ड करने की कोशिश किया, आप भी करने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम आप कितना एयर एक्सपायर्ड कर सकते हैं वो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो कि किसी भी नॉर्मल पर्सन का कितना बताया गया है, 1200। और रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब हमारे लंग के अंदर हमेशा थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर रहता ही है, जिसके वजह से हमारा लंग कोलैप्स नहीं होता है। तो जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, बच गया वॉल्यूम है, वो हमेशा हमारे लंग्स के अंदर रहेगा। वो कितना रहता है, 1200 ml। तो ऐसे आप अगर टोटल काउंट करेंगे 4 वॉल्यूम तो 6 लीटर तक आ जाता है। तो 6 लीटर का जो ये ग्राफ है उसके अंदर आपने देखा कि ये टाइडल वॉल्यूम है, ये आप क्वाइट रेस्पिरेशन कर रहे थे, 500 ml तक ले रहे थे, छोड़ रहे थे, लेकर थे, छोड़ रहे थे, ले रहे थे, छोड़ रहे थे। ये हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम। लेकिन आपने सोचा यहाँ तक तो आपका क्वाइट है, आप शांति से ले रहे हो, लेकिन आपने सोचा कि मेरे को अभी क्या करना है, फास्ट रेस्पिरेशन करने का है। तो उस टाइम पे आपने जोर से फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया, तो यहाँ से जो ये जो ग्राफ बना, जिसको मैं अभी अलग कलर से दिखाऊंगा, वो जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो एरिया है वो आ जाता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जितना लिया उतना छोड़ दिया। अब उसके बाद में ये हमारा क्वाइट रेस्पिरेशन चालू हो गया। ये हमारा क्वाइट रेस्पिरेशन चालू हो गया, एक्सपिरेशन। फिर से मैंने सोचा अब मेरे को क्या करने का है, फोर्सफुली मैक्सिमम एयर आउट करने का है, शरीर के बाहर निकालने का है। तो मैंने क्या किया, फोर्सफुली, तो उसको मैंने जब माप के देखा तो ये 1.2 लीटर आया, ऐसा वी वाला स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा कि मैं मैक्सिमम कितना फोर्सफुली एयर बाहर कर सकता हूँ।
और ये हमारा वापस से फिर से क्या है, टाइडल वॉल्यूम। ये ग्राफ है जिसकी वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि रिजर्व वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है। रेसिडुअल मतलब हमारे लंग्स के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ तो एयर बचा हुआ रहता ही है। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब जो मैं नॉर्मली तो ले रहा हूँ लेकिन उससे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी कितना हो गया, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों मिला के मेरा कितना होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितना है, मतलब फंक्शनल मतलब हर टाइम वो रेसिडुअल हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन वो बचा ही रहता है, वो कितना बचा रहता है, वो हो जाता है हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसका मेजरमेंट होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कितना होता है, 1200 2400 ml ऑफ एयर हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर हमेशा एनी टाइम प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी मतलब अगर वाइटल मतलब होता है एकदम इम्पोर्टेंट, अगर कोई इमरजेंसी आया तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, सांस जोर से लूँगा, सांस जोर से छोड़ूंगा भी, मतलब मेरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी यूज हो रहा है, फोर्सफुल्ली इंस्पिरेशन प्लस फोर्सफुल्ली एक्सपिरेशन प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये तीनों जब मिला लूँगा, मतलब आपको एक खिचड़ी से दूध दिखाता हूँ, मतलब जब ये तीनों भी मिल जाएंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, तो ये मिल के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारा वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग की कैपेसिटी कितनी है एयर की, वो 6 लीटर है। वो कैसे, हम लोगों ने अभी देख लिया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100, टाइडल वॉल्यूम 500, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200, रेसिडुअल वॉल्यूम 1200। तो ये जब टोटल काउंट कर लिया तो ये वाला काउंट, तो हमारा पूरा लंग का कैपेसिटी होगा कितना, 6 लीटर का। तो ये हो गया हमारा लंग का कैपेसिटी, इसके अंदर हो गया वॉल्यूम और ये सब के अंदर हो गया कैपेसिटी। अब फिर से इसका रिकैप देखेंगे हम लोग। टीबी मतलब टाइडल वॉल्यूम कितना था, टाइडल वॉल्यूम 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब फोर्सफुल्ली मैं कितना इंस्पिरेशन कर सकता हूँ, वो हो गया हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि था 3100। वो हर एक बुक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, वो समझ के लीजिएगा। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब फोर्सफुल्ली मैं कितना एयर आउट कर पा रहा बॉडी की, वो था 1200 ml। और रेसिडुअल मतलब हमारे बॉडी के अंदर कितना हमेशा एयर प्रेजेंट रहता है लंग्स के अंदर, वो हो गया हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। अब ये कैपेसिटी आ गया, ऐसे मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब इंस्पिरेशन करने का कितना कैपेसिटी है, तो उसके अंदर तो हमारा टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एक्स्ट्रा प्लस नॉर्मल। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम तो है 1200, लेकिन हम लोग कितना हमेशा बचा के रखते हैं सांस छोड़ना, वो भी हमारा आ गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल्ली एक्सपिरेशन वाला। अब आ गया यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी मतलब तीनों, क्वाइट रेस्पिरेशन मतलब टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुल्ली इंस्पिरेशन, फोर्सफुल्ली एक्सपिरेशन मतलब IRV और ERV। टोटल लंग कैपेसिटी TLC कितना है, इस सारे वॉल्यूम को मिला देंगे तो हो जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसके बाद जो है वो है हमारा डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर आ जाता है कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी FCV is the volume of air that can be exhaled forcefully after and rapidly after maximum deep inspiration। फोर्स वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या, मैं कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल कर सकते हैं, बाहर छोड़ सकते हैं, फोर्सफुल्ली एंड रैपिडली। फोर्सफुल्ली मतलब जोर से, रैपिडली मतलब फास्ट स्पीड में भी, आफ्टर मैक्सिमम डीप इंस्पिरेशन, मैंने एक डीप इंस्पिरेशन लिया उसके बाद में जो एयर छोड़ा, वो कितना अमाउंट ऑफ एयर छोड़ सकता हो, उसका जो कैपेसिटी है वो है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। समझ आया आप लोगों को। पहले आपको इंस्पिरेशन करने का है, डीप इंस्पिरेशन, फिर उसके बाद में आपको सांस छोड़ने का है रैपिडली एंड फोर्सफुल्ली। तो जितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकला वो क्या था,
फोर्स वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद में आ जाता है फोर्स एक्सपेरेटरी वॉल्यूम, FeV इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम आफ्टर ए डीप इंस्पिरेशन। आपने डीप इंस्पिरेशन के बाद में एक गिवन टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल किया। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं सांस छोड़ रहा हूँ, 3 सेकंड मेरे को लगे सांस छोड़ने में, तो फर्स्ट सेकंड में कितना सांस छोड़ा, सेकंड सेकंड में कितना सांस छोड़ा, थर्ड सेकंड में कितना सांस बाहर गया, वो जब काउंट करूंगा तो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 मतलब 1 सेकंड में कितना हुआ, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 2 मतलब 2 सेकंड में कितना एक्सपायर वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड हुआ, और FeV3 मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली इन 3 सेकंड, टोटल 3 सेकंड में कितना एक्सपायर्ड हुआ। ये हो गया हमारा फोर्स वाइटल वॉल्यूम, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। अब हम लोग देखते हैं कि जो जनरल वॉल्यूम है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, मैंने जितना भी सांस समझ लीजिए छोड़ रहा हूँ उसका 83% ऑफ जो सांस रहेगा, एयर रहेगा, वो तो फर्स्ट सेकंड के अंदर ही हो जाता है। अब जो बचा हुआ 17% है वो लास्ट अंदर तक जाता है, और जो बचा हुआ अब इसका जब सेकंड तक जाता हूँ, 2 सेकंड के अंदर कितना हो रहा है, तो 94% तक देख लेते हैं। 94% तक हमारा जो सांस है वो छोड़ पा रहे हैं हम लोग, और 3 सेकंड का पूरा मिला लिया मैंने कि तीसरे सेकंड तक मैंने कितना सांस छोड़ा, तो 97% तक हम लोग जो सांस एक्सपायर्ड करते हैं, एयर एक्सपायर्ड करते हैं, वो सारा का सारा एक्सपायर्ड हो जाता है, फोर्स एक्सपायर्ड वॉल्यूम फोर्सफुल्ली। आफ्टर 3 सेकेंड 100% ऑफ टोटल वाइटल कैपेसिटी, मतलब जितना भी हम लोग वाइटल कैपेसिटी है वो सारे के सारे हम लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर एक्सपायर कर सकते हैं, ऐसा इसके अंदर बताया गया है। अगला जो टॉपिक है वो है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट मीटर। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट PEFR इज द मैक्सिमम रेट एट विच द एयर कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए डीप इंस्पिरेशन। ये क्या है, मैक्सिमम रेट, पीक है, पीक मतलब सबसे हाईएस्ट एक्सपायर्ड फ्लो रेट। मैं कोई भी एक्सप्रेशन कर रहा हूँ तो उसका एकदम हाईएस्ट रेट क्या हो सकता है। अब कब वो होगा, जब मैं एक डीप इंस्पिरेशन करूंगा, एक मैंने डीप इंस्पिरेशन किया, उसके बाद में जब मैंने फोर्सफुली एक्सपायरेशन करता हूँ तो उसका जो हाईएस्ट रेट होगा, पीक रेट होगा, मैक्सिमम रेट होगा, उसको बोलते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। तो क्या है, इट इज द मैक्सिमम रेट एट विच द एयर कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर डीप इंस्पिरेशन, और वो क्या है 400 लीटर पर मिनट। यहाँ तक में आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिजियोलॉजी खत्म होता है। आई होप कि आप सबको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। जो भी डाउट रहे उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। थैंक यू। हेलो, हाँ बा, हाँ पा है 1000।
हाँ हाँ। नहीं सर क्या करते हो? हाँ 1 घंटे में आ जाऊँगा। कोई भी ले लो। हाँ हाँ चलेगा। हाँ कुछ भी चलेगा, कोई भी। हाँ। हेलो। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ फ्री हो। नहीं नहीं, मैं आप बिंदास फ़ोन करो, मैं आपके लिए फ्री हूँ। नहीं नहीं, अभी आपका, आप मेरे नज़दीक में भी रहते हो और मेरे को संडे शनिवार छुट्टी रहता है। हाँ हाँ, अभी अपने साइबा वाले, साइबा वाले। हाँ आवाज़ पहचान के। हाँ हाँ। कल कहाँ पे आने गए? नेस्को। और टाइमिंग? हाँ हाँ चलेगा।
हाँ सर, हाँ सर, हो गया सर। ये मैं संस्कृत का बाद में करता था। हाँ हाँ। हाँ कल चलेगा ना सर। हाँ तो सर जाओ क्या? यस सर। ये मोबाइल का फ्लाइट मोड निकाल के दे दो आंटी को। यस सर। सर लैपटॉप वगैरह यहीं पे चार्जिंग पे लगे रहने दो ना। हाँ हाँ। बंद मतलब उसको शट डाउन। यस सर।